नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है स्पर्श और आइए आज हम जानते हैं कैसे हम एक वीएम विंडोज़ वर्चुअल मशीन बना सकते हैं अजोर पर। अजोर वीएम से आप एक डेडिकेटेड कंप्यूट रिसोर्स बना सकते हैं जिसे आप अपने फिजिकल डेस्कटॉप या सर्वर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम वीएम के लिए दिए गए कुछ ऑप्शन समझेंगे, साथ ही हम देखेंगे कि वीएम बनाने के बाद कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। यूँ तो एक वीएम को डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि एक स्क्रिप्ट अजोर CLI, अजोर पावरशेल की, या फिर एक ARM टेम्पलेट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डिप्लॉय करने का मीडियम अलग हो सकता है। आप पोर्टल से बनाएं, आप स्क्रिप्ट से बनाएं या किसी और तरह से, लेकिन हमारा एंड रिजल्ट सेम होगा अगर हमने सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है तो। क्या इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है एक वीएम के लिए, आइए जानते हैं। सीधे चलते हैं पोर्टल पर। अब जैसे ये पोर्टल खुलता है हमारे सामने, यहाँ पर एक सबसे पहला बटन है क्रिएट अ रिसोर्स। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वर्चुअल मशीन दिखाई दे रहा है। अगर मुझे ये ऑप्शन यहाँ नहीं दिखता तो मैं यहाँ पर सर्च भी कर सकता हूँ, पर क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो मैं सीधे इस क्रिएट बटन पर क्लिक करूँगा। ऐसा करने पर मेरे सामने एक नया पेज ओपन होता है जिसके अंदर मुझे बहुत सारे टैब्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। हर टैब्स के अंदर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें मुझे कुछ वैल्यू फीड करनी है। तो सबसे पहले बेसिक स्टेप्स की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो सब्सक्रिप्शन का है। हो सकता है आपके अकाउंट में बहुत सारे सब्सक्रिप्शन हो और आपने किसी एक में उस वर्चुअल मशीन को बनाना हो तो आप उसको सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन बनाने के लिए आपको एक रिसोर्स ग्रुप की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये बात ध्यान रहे कि अजोर पर बनाया गया कोई भी रिसोर्स एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर रहता है। आप बिना रिसोर्स ग्रुप डिफ़ाइन करे आप कोई अजोर की सर्विस अवेल नहीं कर सकते। रिसोर्स ग्रुप यहाँ पर एक लॉजिकल कंटेनर की तरह भी काम करता है और वह कंटेनर हमारी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का प्रोसेस थोड़ा इजी बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं कि मैं एक वेब ऐप बनाने जा रहा हूँ और वेब ऐप में मुझे बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करनी है, तो मैं उन सभी सर्विसेज को एक सिंगल रिसोर्स ग्रुप के अंदर डाल दूंगा ताकि जब मेरा काम हो जाए तो मैं उस रिसोर्स ग्रुप को ही डिलीट कर दूंगा, ताकि सारी की सारी जो भी रिलेटेड सर्विसेज थी वो सब डिलीट हो जाए और मुझे एक एक सर्विस को डिलीट ना करना पड़े। इसका दूसरा मकसद सेग्रीगेशन का भी होता है। हम नहीं चाहते कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आपस में क्लैश करें। उसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का जो भी सामान है, जो भी रिसोर्सेज हैं वो अलग रहें, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का अलग रहे। तो यहाँ पर कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है तो मैं इसलिए क्रिएट न्यू पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको एक नाम दे देता हूँ। फिर मुझसे वर्चुअल मशीन का नाम पूछा जा रहा है, मैं अगेन यहाँ पर कोई नाम दे देता हूँ। मुझसे रीजन के बारे में पूछा जा रहा है। रीजन हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली हम रीजन चुनते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो एंड यूज़र है या फिर हमारा जो क्लाइंट है वो कहाँ लोकेटेड है। कई बार हम रीजन कंप्लायंस के चलते भी चुनते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक पर्टिकुलर ऐप इस पर्टिकुलर रीजन में ही होस्ट करना है विद इन दिस फिजिकल बाउंड्रीज, और मैं नहीं चाहता कि मेरा डेटा इस पर्टिकुलर बाउंड्री को, इस पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन को छोड़कर कहीं और जाए, तो यहाँ पर हम रीजन उस हिसाब से चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट रीजन है उसे ही रहने देता हूँ। फिर मेरे सामने अगला ऑप्शन आ रहा है अवेलेबिलिटी ऑप्शंस का। मैं इस पर क्लिक करूँगा और नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगा। अभी मैं रिडंडेंसी पे नहीं जा रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल में आपको मेरी यूट्यूब पर अदर वीडियोस मिल जाएगी। सिक्योरिटी टाइप मैं स्टैंडर्ड रहने दे रहा हूँ। इमेज यहाँ पर ये बताता है कि आप अपनी वर्चुअल मशीन में कौन सा ओएस डालना चाहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर क्योंकि हम एक विंडोज़ मशीन बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर विंडोज़ 11 प्रो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इस वाले ऑप्शन को रन विथ अजोर स्पॉट डिस्काउंट, इसको मैं अनटिक रहने देता हूँ। साइज़ में यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसे ही रहने देता हूँ। साइजेस डिफरेंट वर्चुअल मशीन
डिनोट करती है। लेट्स से कि अगर आप चाहते हैं कि आपको 4 vCPU चाहिए, 16 GB रैम चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस हिसाब से अपनी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस बटन पे क्लिक करिए सी ऑल साइजेस पे, आपको बहुत सारी साइजेस चुनने को मिलेगी। अजोर ने एक काम और सही किया है कि उसने vCPUs और रैम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से काफ़ी सारी कैटेगरीज बनाई हैं ताकि आप चुन सकें कि आपने किस तरह की मशीन चाहिए। आपने रैम ज़्यादा चाहिए लेट्स से, या आपने प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए, आपने vCPUs ज़्यादा चाहिए। हो सकता है आपने जो एक ऐसी मशीन चाहिए जिसका आपको IOPS ज़्यादा हो, आपने रीड राइट ऑपरेशंस आपकी प्रायोरिटी हो, तो आप उस हिसाब से चुन सकते हैं। मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड था उसी को रहने देता हूँ। इसके बाद मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। यूज़र नेम और पासवर्ड हम वो डालेंगे जिससे हम लॉगिन करना चाहते हैं हमारी VM को। यहाँ पर मैं डेव स्पर्श डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं एक कॉम्बिनेशन डाल देता हूँ। अगर कॉम्बिनेशन अजोर पॉलिसीज़ के खिलाफ होगा तो यहाँ पर आपको एक नीचे वार्निंग दिख जाएगी जिसमें वो बता देगा कि आप क्या मिस कर रहे हैं। इनबाउंड पोर्ट रूल्स अगला ऑप्शन है जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि सेलेक्ट इनबाउंड पोर्ट्स वाला जो ऑप्शन है उसमें RDP सेलेक्टेड है। मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करके भी ये चीज़ वेरीफाई कर सकता हूँ। RDP इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, ये हमारे लिए आगे काम आएगा। मैं इस ऑप्शन को अभी अनटिक रहने देता हूँ और मैं इसको क्यों अनटिक रहने देता हूँ ये अभी आगे पता पड़ेगा। फिर डिस्क वाला जो टैब है इसके अंदर हमसे कुछ पूछा जा रहा है OS डिस्क टाइप के बारे में। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ प्रीमियम SSD पर। आप चाहें कुछ पैसे बचाना चाहें तो आप स्टैंडर्ड HDD भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब आप प्रीमियम से स्टैंडर्ड SSD और SSD से HDD पर आएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। जनरली हम हार्ड डिस्क ड्राइव्स का इस्तेमाल या मैकेनिकल ड्राइव्स का इस्तेमाल बैकअप पर्पस के लिए करते हैं। अभी हम क्योंकि इसको सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम या तो प्रीमियम SSD या स्टैंडर्ड SSD से भी काम चला सकते हैं, पर मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसे ही रहने देता हूँ। अगर हम कोई एक्स्ट्रा डिस्क अटैच करना चाहें तो हमारे सामने यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इस पर क्लिक करें और नई डिस्क अटैच कर लें, लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। फिर हमारे सामने नेटवर्किंग टैब है जहाँ पर मुझसे एक वर्चुअल नेटवर्क, एक सबनेट मांगा जा रहा है। अब हो सकता है कि आप वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर रहे हों किसी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग अजोर इंफ्रा में, तो आपने यहाँ पर जो वर्चुअल नेटवर्क है वो सेलेक्ट करना है जिसमें आप अपना VM बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आप ये फ्रेश वर्चुअल नेटवर्क में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन यहाँ पर है मैं उसे ही रहने दे रहा हूँ। एक वर्चुअल नेटवर्क बनेगा, उसमें बहुत सारे सबनेट्स आप बना सकते हैं, उनमें से कोई एक सबनेट ये लेगा और उसके अंदर आपकी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होगी। नेटवर्किंग का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हम हमारी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें NICs लगेगी, उसके लिए हमारे को इंटरकनेक्टेड होना ज़रूरी है आपस में, तो इसलिए हमारे पास में ये नेटवर्किंग टैब आता है। फिर यहाँ पर पब्लिक IP के बारे में पूछा जा रहा है जो कि हमें चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज हम RDP के थ्रू यानी कि हम रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं हमारी वर्चुअल मशीन को, जो कि बिना एक पब्लिक IP के पॉसिबल नहीं है। फिर हमसे NIC के बारे में पूछा जा रहा है। मैं चाहूँ तो इसे नन रहने देता हूँ या चाहूँ तो मैं इसे बेसिक पे रहने दे सकता हूँ। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही जो ऑप्शन है सेलेक्टेड उसी पर हम अभी फॉलो कर लेते हैं। फिर मुझसे सेलेक्ट इनबाउंड पोर्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है जो कि मैं वापस RDP वाला जो पोर्ट सेलेक्टेड है मैं उसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं डिलीट पब्लिक IP एंड NIC व्हेन VM इज़ डिलीटेड वाले ऑप्शन को टिक करने के लिए आपको कहूँगा, ताकि आपको एक अलग से झंझट ना हो जब आप इस वर्चुअल मशीन को डिलीट कर रहे हो। तो इसके साथ ही इसके साथ बने हुए जो NIC है, जो इसका IP मिला है, पब्लिक IP जो हम बना रहे हैं, वो साथ की साथ ही डिलीट हो जाए। फिर हम मैनेजमेंट टैब में जाते हैं। इस टैब में हमें यहाँ करने के लिए कुछ खास है नहीं, तो हम इसे स्किप करके मॉनिटरिंग टैब में जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी वर्चुअल मशीन के लिए अलर्ट लगा सकते हैं, पर अभी हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं। हम इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसी पे रहने देते हैं और हम इसको स्किप करके एडवांस में चले जाते हैं। एडवांस में यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सामने एक्सटेंशंस मौजूद हैं, हमारे सामने VM एप्लीकेशंस मौजूद है, कुछ कस्टम डेटा करके कुछ मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल अभी हमारे लिए नहीं है,
हम अभी इस पे फोकस नहीं करेंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं, जब हम ये चाहते हैं कि वीएम बनने के बाद कुछ उसको लेट्स से कुछ इनिशियल टास्क करने हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने हैं, कुछ अगर सर्वर है कोई रोल इंस्टॉल करना है, तो हम वो सब यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट दे सकते हैं, और भी जो ऑप्शंस मौजूद है हम उनके साथ यहाँ पर अल्टरेशन कर सकते हैं। पर अभी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देंगे। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, टैग्स वाला टैब हमारे सामने खुल जाता है। यहाँ पर हमसे नेम और वैल्यू पूछा जाता है। टैग्स आप एक तरह से लेबल समझिए कि आप लेबल लगा देते हैं ताकि आप अपने रिसोर्सेज को क्विकली सर्च कर पाएँ। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर कोई लेट्स से यहाँ पर मैं एक टैग दे देता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ एनवायरनमेंट, और मैं इसको दे देता हूँ टेस्ट एनवायरनमेंट। मान लेते हैं कि एक वर्चुअल मशीन हमारी टेस्ट एनवायरनमेंट का पार्ट बन रही है। इसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं निकल सकता, बस ये बस ग्रुपिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई करूँगा उससे कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, बस एक ये लेबल की तरह है। और रिव्यू एंड क्रिएट पर क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वैलिडेशन फेल्ड बता रहा है, और वो अभी मैं बताऊँगा क्यों बता रहा है। पर अगर आपने किसी भी टैब के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मैच नहीं करती है रिक्वायरमेंट से, या हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ इंटरक्लैशिंग हो रहा हो किसी चीज़ का, तो वो आपका वैलिडेशन फेल्ड बताता है। अब हम बेसिक स्टेप्स पर जाते हैं। नीचे नीचे जो हमने ऑप्शन अनटिक छोड़ा था उसकी वजह से यहाँ पर ये वैलिडेशन फेल्ड आया है। तब हम इसे क्लिक करते हैं, वापस हम रिव्यू प्लस क्रिएट पर क्लिक करते हैं। वापस हमारा पूरे जितने भी हमने ऑप्शंस भरे उनका वैलिडेशन चेक हो रहा है, और ये चेक होने के बाद में अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो हमें हमारी वर्चुअल मशीन की पर आवर जो कॉस्ट है वो हमें दिखाई दे देगी हमारी लोकल करेंसी में। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे वर्चुअल मशीन 7 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मिलेगी। वैलिडेशन पास्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक वार्निंग है आरडीपी पोर्ट की कि वो इंटरनेट पे ओपन है, मतलब उस पर कोई भी एक्सेस कर सकता है आरडीपी पोर्ट के थ्रू, जो कि हमारे लिए अभी कोई ख़ास मसला नहीं है, क्योंकि हम अभी इसे यूज़ करेंगे, डिलीट कर देंगे। इसमें हम कुछ भी कॉन्फिडेंशियल या कोई भी ऐसा काम नहीं करने जा रहे। हमने अब क्रिएट पे क्लिक कर दिया है। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब ये कुछ समय लेगा, कुछ मिनट लेगा। मैं यहाँ से मेरी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पर हमें डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। इसका मतलब है कि अब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है, और हमारी वर्चुअल मशीन को बनने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेगी। जैसा कि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे टाइप वाले कॉलम के अंदर Microsoft.network, Microsoft.compute ये सब हमें देखने को मिल रहा है। CPU रैम देने का काम कंप्यूट सर्विस का है, IP देने का काम नेटवर्क सर्विस का है। तो इस तरह से डिफरेंट सर्विसेज हमारे वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करने में मदद कर रही है। अब ये पूरा हो चुका है तो मुझे यहाँ पर गो टू रिसोर्स का जो ये बटन है इस पर क्लिक कर देना चाहिए। तो मैं देखूँगा कि मुझे मेरी वर्चुअल मशीन का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और साथ ही यहाँ पर मुझे उसका स्टेटस भी दिखाई दे रहा है जो कि है रनिंग, यानी मेरी मशीन अभी अप है, रनिंग है। मैं यहाँ पर क्लिक करके उसको स्टॉप कर सकता हूँ, रीस्टार्ट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पर साथ ही मुझे पब्लिक IP दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे साइज़ दिखाई दे रहा है जिस साइज़ की हमने वर्चुअल मशीन बनाई थी, 2 CPUs और 8 GB रैम। अब मुझे इस पर कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे कनेक्ट वाले बटन पर क्लिक करूँगा। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, उसमें मुझे सबसे पहला ऑप्शन जो RDP का है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर डाउनलोड RDP फाइल पे क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, मोर चॉइसेस में जाता हूँ, डिफरेंट अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मुझे वो यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है जो मैंने बेसिक स्टेप में डाला था।
अगर मैंने सब कुछ सही फिल किया है तो मैं लॉगिन कर पाऊँगा। तो मैं ऑथेंटिकेट हो गया हूँ सक्सेसफुली। इस वार्निंग को इग्नोर करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो हमने हमारी वर्चुअल मशीन में सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। क्योंकि ये इसका एक फ़र्स्ट टाइम बुटअप है, हो सकता है ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा समय ले ले। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। अगर आपने कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए। बाय।